हेलो, हेलो। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आज एक बार पुनः आप सभी का एग्ज़ाम वर्ल्ड में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम साइंस क्लास 10th का लेसन 5 केव प्रक्रम पढ़ने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस, जो आपको एग्ज़ाम में 8 अंक दिलाए। तो आप पूरे 8 अंक प्राप्त करें, ये मेरे सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। लेसन 5 केव प्रक्रम। जैसा कि ऊपर भी लिखा है, लेसन 5 ज्यों प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। देखिए, ज्यों प्रक्रम पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ज्यों प्रक्रम होता कहाँ है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यों प्रक्रम सर जीवों के अंदर ही होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जीव जीवित है या निर्जीव है? अर्थात हम दो शब्दों को भली-भांति पहले सीख जाएं, उसके पश्चात लाइफ प्रोसेसेस सीखेंगे। लाइफ प्रोसेसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित जीव के अंदर ही संपन्न होगी। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई जीव जीवित है? तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया है कि सर, हम जीवित उन्हें कहेंगे जिनमें जिनमें सुनिए, श्वसन चलता, श्वसन प्रक्रिया होती है, सजीव के लक्षण है। श्वसन, गमन, सर जो गति करता है उसे सजीव कहते हैं। जो पोषण करता है अर्थात भोजन ग्रहण करता है, श्वसन है, पोषण है, गमन है। इसके अलावा जो जनन करता है, और भी एक और है संवेदनशीलता। सजीवों के अंदर संवेदनशीलता पाई जाती है, अर्थात वो क्रिया के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये सारी की सारी क्रियाएं निर्जीवों में नहीं होती है। तो इनके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये सजीव है या निर्जीव। सभी सजीव जैसे इंसान है, अमीबा है, जीवाणु है, विषाणु है, ये सभी एक सजीव का लक्षण प्रकट करते हैं। इनमें बात आती है विषाणु की। हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि विषाणु, जिन्हें वायरस भी कहते हैं, एक विशेष प्रकार के जीव हैं जो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी है। सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक्स बोले तो इसमें दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। किसमें? विषाणु में। अर्थात जब कोई भी वायरस, विषाणु किसी सजीव के अंदर रहता है, उसके अंदर कैसे भी प्रवेश कर जाए, तो सारी सजीव के समान जैविक क्रियाएं दर्शाएगा। अगर वह किसी सजीव के बाहर है, तो वह किसी भी प्रकार की कोई जैविक क्रिया नहीं दर्शाएगा। अर्थात वह एक मृत के समान पड़ा रहेगा, चाहे कितने ही साल पड़ा रहे। तो वायरस के बारे में थोड़ा-सा ध्यान रखना। बाकी सजीव और निर्जीव के बारे में अच्छे से अंतर हम जानते हैं, तो इन्हें लिख भी देते हैं। फिर इसके पश्चात हम आगे पढ़ेंगे लेसन। ऊपर लिखा ही है लेसन का नाम। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। ये आपको अंक दिलाएगा 8, 8 अंक का। थोड़ा बड़ा लेसन है, थोड़े-थोड़े टुकड़ों में करके हम इसे पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस, देखिए, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव व निर्जीव। आगे पढ़ेंगे इसी में पोषण, पोषण के पश्चात श्वसन, इसके पश्चात वहन, और लास्ट में पढ़ेंगे उत्सर्जन। ये लेसन हम 3 टुकड़ों में करके पढ़ेंगे। फर्स्ट दिन अपन पढ़ेंगे सजीव निर्जीव और पोषण के बारे में। पोषण के साथ ही हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र,
मानव में पाचन तंत्र। पाचन फर्स्ट वीडियो, सेकंड में पढ़ेंगे अपन। देखिए भाई, फर्स्ट वीडियो में सजीव और पोषण, और सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे अपन मानव में पाचन और श्वसन, और थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे वहन और उत्सर्जन, ताकि लंबा न हो कोई लेसन। अगर हम लगातार 2 घंटे की क्लास लेते रहे तो आप भी बोर हो जाओगे। तो थोड़े थोड़े 3 टुकड़ों में करके हम इसको देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा सजीव, निर्जीव और पोषण। आइए आगे बढ़ते हैं। सजीव, सर जिनमें जीवन होता है उन्हें सजीव कहते हैं, लेकिन इसके कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं। क्या क्या होते हैं? सजीवों में पोषण होता है, सजीव पोषण करते हैं। पोषण अर्थात भोजन ग्रहण करना और उसका पाचन और उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होना, ये पोषण के अंतर्गत आता है। पोषण के बाद श्वसन, सर श्वसन क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सभी सजीवों में यह श्वसन क्रिया संपन्न होती है। इसको डिटेल से आगे पढ़ेंगे। पोषण हो गया, श्वसन हो गया, इसके अलावा हम देखते हैं जनन। जनन जीवों के लिए जीवित रहने के लिए अति आवश्यक नहीं है, लेकिन सभी सजीवों में होने वाली क्रिया है जनन। आगे देखते हैं उत्सर्जन। सजीवों में उत्सर्जन भी होता है। सभी सजीव जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका अवशोषण होता है और अपचित पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, वो उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम देखते हैं गमन, अर्थात सभी सजीव गमन करते हैं, अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। सर पौधे तो सजीव के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन वो तो गति नहीं करते हैं, तो वो लंबाई में गति करते हैं, ऊंचाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, विकास होता है उनमें भी गमन। और एक और है संवेदनशीलता। सभी सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, अर्थात वातावरण के कोई क्रिया होती है तो उसके प्रति वो अनुक्रिया दर्शाते हैं। जैसे हम किसी भी जीव को छूते हैं तो वहां से खिसक लेगा या उसके प्रति कुछ न कुछ जरूर दर्शाएगा। किसी जीव पे हम बैटरी प्रकाश लगाएं, आंखें बंद करेगा, टिमटिमाएगा, यही संवेदनशीलता है। तो ये सारे गुण सजीवों में होते हैं, और निर्जीव इनमें से कोई भी गुण नहीं दर्शाता। छोटी क्लास की बात थी, लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, जीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं तो पहले जान तो ले कि जीव। आगे बढ़ते हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषा देखते हैं। सभी सजीव जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ क्रिया जरूर करते हैं, जैसे भोजन, श्वसन, पाचन अभी अपन ने पढ़ी है। इनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो रात दिन लगातार चलती रहती है, जिनका हमें पता भी नहीं होता। हमने भोजन ग्रहण किया ये पता है, लेकिन पाचन कब हुआ पता नहीं है सर, लेकिन रात दिन चल रहा है, लगातार चल रहा है। इसके अलावा हमारा विकास किस दिन हुआ, हम बड़े कब हुए, हर समय चल रहा है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे कई सारे प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं जो सजीवों को जीवित रखने के लिए काम में आती हैं। उन सभी प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात सजीवों को जीवित रहने के लिए जो जो क्रियाएं की जाती है उन सबको हम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। तो आइए परिभाषा लिख दी जाए। वे सभी क्रियाएं
जो सजीवों को जीवित रहने के लिए करनी होती है, उन सभी क्रियाओं को हम उन सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, वे सभी क्रियाएं जो सजीवों को जीवित रहने के लिए करनी होती है, उन सभी क्रियाओं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या क्या हो गए वो, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे पोषण है, श्वसन है, परिसंचरण है, और भी अन्य, इन सभी को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीवों में लगातार क्रियाएं चलती रहती है। जब हम सो रहे हैं हमें पता भी नहीं है तब भी क्रियाएं चलती है। यदि हमें कहीं पे चोट लग जाए, उसकी मरम्मत होना, नई कोशिकाओं का निर्माण होना, इन सभी क्रियाओं को हम अनुरक्षण की क्रियाएं कहते हैं। सजीवों में टूट फूट और मरम्मत की क्रियाएं अर्थात मेंटेनेंस होता रहता है। उन सभी प्रक्रियाओं को हम अनुरक्षण कहते हैं। तो अनुरक्षण क्या होता है, ये भी आप थोड़ा सा याद रख लेना। अनुरक्षण सजीवों में टूट फूट एवं मरम्मत, बोले तो मेंटेनेंस होता रहता है। इसे ही अनुरक्षण कहते हैं। अनुरक्षण बोले तो रख रखाव। अनुरक्षण लगातार चलती रहती है। जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं हम, पाठ का नाम है। अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि जैव प्रक्रम क्या होता है। सजीवों के शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सजीवों को जीवित रखने में सहायता करती है, उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और इसके अलावा टूट फूट और मरम्मत की क्रिया भी लगातार चलती रहती है, वो भी जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आती है। आइए आगे देखते हैं अब हम पोषण के बारे में। पोषण, पोषण क्या है भाई? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करने के पश्चात उसका अवशोषण एवं अवशोषण के पश्चात उससे ऊर्जा उत्पन्न होना, ये सारा प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया पोषण कहलाती है। सिर्फ भोजन ग्रहण करना ही नहीं, उसका अवशोषण होना, पाचन होना और उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पादन होना, जिसका उपयोग शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए होता है। ये सारी प्रक्रिया पोषण के अंतर्गत आती है। आइए इसकी परिभाषा लिख दीजिए। पोषण वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सजीव भोजन
ग्रहण करता है, सजीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना। आगे, भोजन का अवशोषण एवं भोजन का अवशोषण एवं उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पादन होना पोषण कहलाता है। तो पोषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सजीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना, भोजन का अवशोषण एवं उसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पादन होना पोषण कहलाता है। सजीवों में पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। एक तो स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। पोषण अर्थात न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पोषण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण अर्थात ऐसे जीवों के अंतर्गत जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन बनाते हैं भाई? हरे पादप। हरे पादपों में स्वपोषी पोषण की क्रिया होती है। क्या होती है ये क्रिया? स्वपोषी पोषण की क्रिया क्या होती है, इसको समझते हैं हम डिटेल में। स्वपोषी पोषण ऐसे सभी सजीव जिनके अंदर हरित लवक क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोफिल की सहायता से वो वातावरण में उपस्थित सरल अकार्बनिक पदार्थ जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थ ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं, अर्थात भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। उसे ही स्वपोषी पोषण कहते हैं। सभी हरे पादपों में ये क्रिया होती है। आइए लिख डालते हैं स्वपोषी पोषण। वह प्रक्रिया जिसमें जीवों द्वारा वातावरण से जीवों द्वारा वातावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ जल एवं CO2 का उपयोग करके भोजन निर्माण किया जाता है। भोजन निर्माण किया जाता है, उसे ही हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पादपों में होता है। वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल ग्रहण करके ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग वो स्वयं करते हैं और बचे हुए भोजन को स्टार्च या मंड के रूप में संरक्षित कर लेते हैं, जिसका उपयोग अन्य जीव भी कर लेते हैं।
आइए आगे देखते हैं। तो पोषी पोषण में हम देखते हैं आगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, हरित लवक हरित लवक की सहायता से CO2 व जल का उपयोग करके भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया, भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए भाई, हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक की सहायता से CO2 व जल का उपयोग करके भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या क्या आवश्यक होता है इसमें? आवश्यकता, आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में किस किस की होती है? एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करिए भाई। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो कि फ्री में प्रकृति से मिलता है अपन को, नंबर एक। 2 नंबर हरित लवक, हरित लवक पौधे के अंदर हरे रंग का वर्ण हरित लवक पहले से उपस्थित है। तीसरा पॉइंट CO2 जो कि वातावरण से हमें मिलती है, और जल H2O। CO2 कहाँ से मिलती है? वातावरण से, और जल जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं पौधे, जड़ों द्वारा। ये हो गई भाई आवश्यकता क्या क्या होती है। हरित लवक पौधों को हरा रंग इसी के कारण से दिया गया है, हरित लवक के कारण। हम दो प्रयोग है भाई, CO2 वाला देखिए, और एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में किताब में बताया, उसी को मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं। एक क्रियाकलाप है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग है, हम पत्ती को तोड़कर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं इसकी जांच करेंगे। तो आयोडीन के परीक्षण की सहायता से इसकी जांच कर सकते हैं। जहां जहां कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है वहां वहां पर यदि आयोडीन हम डाल दें पत्ती के ऊपर तो बैंगनी रंग दे देगा। इस प्रयोग के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। और दूसरा प्रयोग है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है।
तो इसके लिए हम 2 पौधे लेंगे गमले में लगे हुए और एक पौधे के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देंगे, पोटेशियम नाइट्रेट रख देंगे, तो कुछ भी रख सकते हैं और उसको अच्छे से पैक कर देंगे और एक पौधे के साथ कुछ भी नहीं रखेंगे। कुछ समय पश्चात देखेंगे कि जिस गमले में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम नाइट्रेट रखा है, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और पौधा मुरझा जाता है। जबकि दूसरे गमले में हमने नहीं रखी है, तो फिर वहाँ पे पौधा अच्छे से वृद्धि करता है। ये छोटे से प्रयोग है, थोड़ा-सा देख सकते हैं आप। आगे अपन देखते हैं पत्ती के बारे में, क्योंकि पौधों में भोजन निर्माण सबसे ज़्यादा पत्तियों में होता है, हरा रंग, तो वहाँ पर ही होता है। पहले इसके हम प्रकाश संश्लेषण की समीकरण और लिख दें। प्रकाश संश्लेषण समीकरण। देखिए भाई, पौधे वातावरण से 6 CO2 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के लेंगे और 6 अणु जल के लेंगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, तो तीर के ऊपर लिख देंगे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल इसके अंदर है ही सही। क्लोरोफिल या हरित लवक लिख दिया और बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में 6 अणु यहाँ पे जल के बनते हैं 6H2O और साथ में ऊर्जा भी उत्पन्न होती है प्लस ऊर्जा। तो मेन आपको देखना है कि यहाँ पर ग्लूकोज का अणु निर्माण हो रहा है। ये ही है पौधों का मुख्य भोजन और इसको वह पौधे स्टार्च या मंड के रूप में संरक्षित कर लेते हैं। स्टार्च या मंड के रूप में संरक्षित कर लेते हैं, जिसका खुद उपयोग करते हैं और अन्य भी उपयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें सोपोसी कहते हैं। पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की समीकरण लिखिए। 6CO2 6H2O 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु जल के लिए जाते हैं। मुख्य उत्पाद बनता है C6H12O6 और साथ में उप उत्पाद के रूप में 6 अणु जल के बनते हैं और प्लस 6O2 6 अणु ऑक्सीजन गैस के भी बनते हैं, जो प्राणदायी गैस कहते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है कि सर हमें पौधों से मिलती है, वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होती है। ये मैंने पुराने एक लेसन 1 वाले वीडियो में भी बताया था आपको, सजीव निर्जीव, वहाँ भी चर्चा चली थी कि हमें सर ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पौधों से, इसी प्रक्रिया द्वारा मिलती है। तो सजीव श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, तो सर पौधे भी तो लेते हैं। हाँ, लेते हैं। तो श्वसन अलग प्रक्रिया है और प्रकाश संश्लेषण अलग प्रक्रिया है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग वापस श्वसन के लिए कर लेते हैं और दूसरे अन्य जीवों को भी उपयोग में मिलती है। आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की समीकरण के पश्चात रंध्र के बारे में चर्चा करते हैं हम। पत्ती की संरचना और रंध्र। पहले पत्ती की संरचना देखते हैं। पत्ती की संरचना देखिए, अगर पत्ती हरा रंग की है, अच्छा लगेगा हरे रंग से ही बनाए। किसी भी पौधे की ये पत्ती हो सकती है। इसमें बीच में एक मुख्य सिरा होती है और ये पार्श्व शिराएं हैं
और ये पर्णग्रंथ, जिसकी सहायता से यह पत्ती शाखा से जुड़ी होती है, और ये बीच में मुख्य शिरा होती है। इनके नाम पता होने चाहिए आपको कि क्या है। इसे कहते हैं पर्णग्रंथ। इस पूरे इसको पर्णफलक कहते हैं, पर्णफलक। और ये है बीच में मुख्य सिरा, और ये पार्श्व शिरा है। ये हो गई भाई पत्ती की संरचना। सर क्यों पढ़ा रहे हो पत्ती की संरचना? पत्ती की संरचना पढ़ाना आवश्यक है क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, गैसों का आदान प्रदान होता है, तो रंध्रों के माध्यम से होता है, और पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्र, जिन्हें हम स्टोमेटा भी कहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनकी सतह पर यहाँ पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा पर। तो सर स्टोमेटा किसे कहते हैं? स्टोमेटा ऑब्लिक रंध्र। पत्ते की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को, छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कहते हैं। आइए देखते हैं स्टोमेटा या रंध्र की संरचना। इनकी सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना देखिए भाई, रंध्र कैसा होता है। हम देख रहे थे रंध्र की संरचना। रंध्र पत्ती की सतह पर दो छोटी छोटी गाढ़ सेल के द्वारा सुरक्षित रहता है। देखिए किस प्रकार से। बीच बीच में यहाँ पर ये क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल। और इसे कहते हैं रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका संख्या में कितनी होती है? दो होती है भाई। एक और दो, दो रक्षक कोशिकाएं होती है। जब रक्षक कोशिकाएं पत्ती की सतह से पानी अवशोषित करती है, तो ये फूलकर बड़ी हो जाती है, और फूलने के फलस्वरूप रंध्र खुल जाता है। जब रक्षक कोशिका जल अवशोषित करके जल अवशोषित करके फूल जाती है, तो रंध्र खुल जाता है। और जब रक्षक कोशिका से रक्षक कोशिका से जल निष्कासित हो जाता है, जल
निष्कासित हो जाता है। तो रंध्र बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। अर्थात रंध्र के बंद होने और खुलने की प्रक्रिया जल के ऊपर निर्भर करती कि रक्त कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। आगे देखते हैं रंध्र के और क्या कार्य हो सकते हैं। रंध्र भाई गैसों के आदान प्रदान के साथ ही वाष्पोत्सर्जन में भी सहायता करता है। आइए देखते हैं अब हम विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स, विषमपोषी पोषण। हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण क्या? विषमपोषी पोषण वह पोषण है जिसके अंतर्गत सभी सजीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात अपना भोजन स्वयं न बना के भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। वह विषमपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण को हम मुख्यतया 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे होलोजोइक, प्राणी समभोजी पोषण, अर्थात सजीव अपने भोजन को पूरा का पूरा ही शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, फिर उसके पश्चात पाचन करते हैं। जैसे मनुष्य में, अमीबा में, मेंढक में। प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं इसे। दूसरा होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण। यह पोषण उन जीवों में पाया जाता है जो अपने भोजन के लिए मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। जैसे कवक, जीवाणु है, उनमें पाया जाता है। और तीसरे प्रकार का पोषण होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण को भी हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। परजीवी अर्थात जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करते हैं। परजीवी 2 प्रकार के हो सकते हैं, बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी जो सजीव के शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और आंतरिक परजीवी जो सजीव के अंदर रहते हैं और अपना पोषण ग्रहण करते हैं। ये परजीवी हैं, सजीव को मारते नहीं है, सिर्फ उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आइए विषमपोषी पोषण, इसके अंतर्गत सजीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी पोषण क्या है? वह पोषण जिसके अंतर्गत सजीव अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। आइए देखते हैं, पहला है प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण होलोजोइक, अर्थात जीव अपने भोजन को पूरा का पूरा ही, लिख दीजिए, पूरा का पूरा ही शरीर के अंदर ग्रहण करके पाचन करते हैं।
क्या कहलाता है? प्राणी संभोजी पोषण। उदाहरण है मानव, अमीबा, मेंढक और भी कई अन्य। ये होता है प्राणी संभोजी पोषण। आगे देखते हैं दूसरा, मृत जीवी पोषण। मृत जीव पोषण में क्या होता है? सजीव मरे हुए सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मृत जीव पोषण कहलाता है। जब जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करता है, मृत जीव पोषण कहलाता है। जैसे कवक, फफूंद। आपने कभी कोई रोटी घर में छोड़ दी हो, 2-3 दिन तक सब्जी छोड़ दी हो, तो उस पर जाल बन जाता है, वो ही कवक है। मृत और सड़े गले पदार्थों से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और तीसरे प्रकार का है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण अर्थात वह पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनके शरीर पे रहकर, परजीवी पोषण। वह पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों के शरीर पर रहकर भोजन करते हैं। इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं हम, अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी। बाह्य जीवी शरीर के ऊपर रहकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे जूं, किलनी। जानवरों पर छोटे छोटे जीव चिपके रहते हैं, उन्हें किलनी कहते हैं। जूं मनुष्य के शरीर के ऊपर रहकर बालों के अंदर और खून चूसती है। जोंक, ये भी परजीवी है, पानी में रहती है और जानवर या कोई इंसान उसमें चला जाए तो खून चूसती है। जूं, किलनी, जोंक। और अंतःपरजीवी जैसे टीनिया सोलियम, लीवर फ्लूक है, टीनिया सोलियम, हिताकर्मी, टीनिया सोलियम, हिताकर्मी। और पर्णकर्मी, पेड़ का पर्णकर्मी, पर्णक्रमी, गोलकृमी भी कहते हैं। एस्केरिस, जो मनुष्य की आंतों में फंसा रहता है और वहां से भोजन अवशोषित करता है, एस्केरिस। ऐसे और भी अन्य कई परजीवी हो सकते हैं। यह सभी परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, हमारे कोर्स में हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम, और जो जो चीज कोर्स में उसी को पढ़ेंगे, अन्य तो इतना ही पढ़ते जाओ, लेकिन हमें नंबर 8 प्राप्त करने हैं, वो भी ध्यान रखना है, पूरे 8 आने चाहिए। तो अन्य चीजें फालतू की ना पढ़ते हुए मुख्य मुख्य चीजें पढ़िए, ताकि जल्दी से हम रिवीजन भी कर सकें। अमीबा में पोषण, अगला टॉपिक लेते हैं हम, अमीबा में पोषण।
देखिए भाई, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जिसका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का ही बना होता है। प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। इसमें किसी भी कार्य को करने के लिए कोई कोशिकीय विभाजन नहीं है, एक ही कोशिका संपूर्ण काम करती है। इसे अकोशिकीय भी कह सकते हैं। इसमें शरीर की बाह्य सतह से ही भोजन अंदर ग्रहण किया जाता है, और यदि कुछ मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है तो बाह्य सतह से ही उसका उत्सर्जन कर दिया जाता है। अमीबा में पोषण, यह भी पूरे के पूरे ही भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करता है। अमीबा बहुत सूक्ष्म जीव होता है, बहुत छोटा, जिसे हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। गंदे पानी में रहता है, एक पानी के बूंद के अंदर पूरी कॉलोनी मिल सकती है। इतना छोटा सूक्ष्म जीव है ये। और इसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं है, चाहे जैसा आकार होता है, चाहे जब बदल लेता है। आइए देखते हैं इसमें पोषण। देखिए, ये कोई एक अमीबा है। इसकी संरचना में बीच में एक केंद्रक होता है, और ये कोशिका द्रव्य। ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य बिल्कुल सीधी सी सामान्य संरचनाएं, कोई विशेष प्रकार की संरचना नहीं होती। जब किसी अमीबा के पास में कोई भोजन का कण महसूस हो जाए इसे, मान लो ये भोजन का कण पास में आ गया, तो ये अपने शरीर पर अंगुली समान प्रवर्ध निर्माण करता है, जिन्हें हम कूडपाद या सूडोपोडिया कहते हैं। अस्थायी आकृतियां बनाता है अंगुली समान, और उस भोजन के कण को धीरे धीरे घेर लेता है, और घेर कर उस कण को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, जो एक खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है। और उस खाद्य धानी में भोजन का पाचन हो जाता है, और पाचन के पश्चात संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैल जाता है। और यदि अपशिष्ट पदार्थ बनता है तो कोशिका द्रव्य से इकट्ठा होकर परिधि की तरफ जाकर फट जाता है। ये देखिए वही प्रक्रिया, यहाँ से ये सतह है, तो अमीबा में धीरे धीरे इस प्रकार के उत्पाद बन जाएंगे। ये केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य, और ये भोजन का कण। ये देखिए, इन्हें हम कूटपाद या सूडोपोडिया कहते हैं। अस्थायी संरचनाएं। आगे ये संरचना है, धीरे धीरे पूरे ही भोजन को अपने अंदर शरीर में ग्रहण कर लेगी। ये इस तरह से अंदर पहुंच जाएगा भोजन का कण। इसे हम खाद्य दानी कहते हैं। खाद्य दानी। और यह भोजन का कण पूरी तरह से अंदर पहुंच चुका है, और फिर भोजन का पाचन हो जाएगा, और यहाँ से ये भोजन का कण पूरे ही कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाएगा। अगर अपशिष्ट पदार्थ बनता है तो वह इसकी बाह्य सतह से बाहर त्याग दिया जाता है। अमीबा की कोई फिक्स संरचना नहीं होती है भाई। ये भोजन का कण पच गया, और यदि बहुत ही कम मात्रा में बनता है तो, और यहाँ से बाह्य सतह से इसको बाहर निकाल दिया जाए। ये हो गया उत्सर्जन। इस तरह से अमीबा में पोषण क्रिया होती है। अमीबा पानी में रहता है, और पानी में शैवाल के टुकड़े, डाइटम्स या बैक्टीरिया, उनको भोजन के रूप में ग्रहण। अमीबा में पोषण कैसा होता है भाई? प्राणी समभोजी पोषण, अर्थात मनुष्य के समान। और इसका भोजन क्या होता है? भोजन होता है नीले हरे शैवाल। शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, शैवाल के टुकड़े, आइटम्स, और बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिन्हें यह भोजन के रूप में ग्रहण करता है। परीक्षा में पूछा जाता है अमीबा में पोषण किस तरह से होता है, तो यह पूरी प्रक्रिया आपको लिखनी पड़ेगी, और एक छोटा सा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा।
तो आप आसानी से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले दिन मनुष्य में पाचन और श्वसन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद।